डेड बॉय डिटेक्टिव्स रिकैप एंड एंडिंग एक्सप्लेन इन हिंदी। सैंडमैन यूनिवर्स से नील गेमैन और मैट वैगनर द्वारा इसी नाम के डीसी कॉमिक कैरेक्टर्स के आधार पर स्टीव यॉकी द्वारा निर्मित डेड बॉय डिटेक्टिव्स, जिसमें जॉर्ज रेक्स्ट्रू और जेडन रेवारी ने टिटुलर भूमिकाओं में अभिनय किया है, ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सुपरनैचुरल हॉरर डिटेक्टिव कॉमेडी जैसे ही रिलीज हुई, हमने सोचा कि ये आपको एक ओवरव्यू देने, कुछ हिडन डिटेल्स पर चर्चा करने और सीरीज के एंड के बारे में डिस्कस करने का सही समय होगा, ताकि आप इस सीरीज का मजा सही तरीके से ले सकें। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी क्योंकि हम शो से रिलेटेड एसेंशियल प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। इसीलिए अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो जाइए देख के आइए, लेकिन अगर आपने इसे देख लिया है तो चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं। और हाँ, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फिल्म या सीरीज से जुड़े किसी भी अपडेट्स को मिस ना करें। थैंक यू। चलिए अब बेसिक प्लॉट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही सीरीज ओपन होती है, हम मॉडर्न लंदन डेज में पहुंच जाते हैं और वहां हम कुछ पुराने दोस्तों से मिलते हैं, एडविन पाइन और चार्ल्स रोलैंड से, दो टीनेज घोस्ट्स जो वॉलंटरीली अवॉइड कर रहे थे ताकि वो आफ्टर लाइफ में ट्रांसफर ना हो, क्योंकि वो अपना टाइम डेडिकेट करना चाहते थे दूसरे घोस्ट्स की मदद और उनको जस्टिस दिलाने में, क्योंकि उन दोनों के पास एक बहुत ही ज्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स थी। अपने पूरे जीवन में एडविन और चार्ल्स दोनों दूसरों द्वारा किए गए अन्याय के लिए शिकार के रूप में मारे गए थे। एडविन 1916 में एक डेमोनिक रिचुअल में एक बलिदान के रूप में समाप्त हुआ, जिसने उसकी आत्मा को 70 वर्षों तक नर्क में भेज दिया, लेकिन वो वहां से बाहर निकलने में कामयाब रहा और 90 के दशक में गंभीर रूप से तंग किए जाने के बाद बीमार पड़ने के बाद चार्ल्स ने अपनी जान गंवा दी। ना तो जस्टिस मिला क्योंकि उनकी मृत्यु को ओवरलुक कर दिया गया था। यही कारण है कि वो अन्य खोई हुई आत्माओं को न्याय दिलाने के लिए एक मॉरल ऑब्लिगेशन की तरह महसूस करते थे, जिनसे किसी तरह से गलत किया गया हो, और ऐसा करने के लिए उन्होंने एजेंसी डेड बॉय डिटेक्टिव्स की शुरुआत करी, क्योंकि केवल पैरानॉर्मल एबिलिटी वाले लोग या जिन्होंने मौत को करीब से देखा है वो उन्हें देख सकते थे। भूत और दूसरे सुपरनैचुरल एंटिटीज से अलग दोनों को अपनी गोपनीयता के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आफ्टर लाइफ से बचने का मतलब है मौत से छिपना, जिसे डेथ ऑफ एंडलेस सैंडमैन सीरीज का ही एक कैरेक्टर और ड्रीम AKA मॉर्फस की बहन के रूप में भी जाना जाता है। पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि जासूसों की जोड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक सैनिक के भूत को मौत से छिपाने के बाद के जीवन में पार करने में मदद करती है, जो रडयार्ड किपलिंग के द सेव ऑफ द गॉड्स के साथ सोल्जर्स के भूत को आराम देते हुए एक यादगार कैमियो बनाते हैं। बाद में जासूसों की जोड़ी क्रिस्टल पैलेस से मिलती है, जो एक मानसिक लड़की है जिसे उसके डेमोनिक एक्स डेविड ने सताया है, और वो दोनों उससे उसे छुटकारा पाने में उसकी मदद करते हैं। तो क्रिस्टल को पता चलता है कि उसने आंशिक रूप से अपनी मेमोरीज खो दी है। चार्ल्स, जो हर समय दोस्त बनाने के लिए मजबूरी महसूस करता था, क्रिस्टल पर दया करता है और एडविन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए भी मना लेता है। एडविन की अनॉयंस के लिए दोस्ती के अपने पिछले एक्सपीरियंस की वजह से उसके लिए लोगों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एक मीडियम के रूप में क्रिस्टल का पैरानॉर्मल पावर्स भी बहुत यूजफुल साबित होता है जब वो बेकी एप्सन नाम की एक छोटी सी लड़की के अपहरण के मामले की जांच करती है। टीम पोर्ट टाउनसेंड्स के लिए दुनिया भर में आधे रास्ते तय कर लेती है। क्रिस्टल जेनी ग्रीन द्वारा संचालित एक बूचर शॉप के कमरे में कुछ दिन बिताती है, जो एक सीक्रेटिव लेकिन एडमायरिंग मालिक है, और डिटेक्टिव टीम एस्टर फिंच नामक एक लोकल के बारे में पता करती है जो अपनी यूथ को लंबा करने के लिए बच्चों का अपहरण कर रही है। वो लोग विच के घर पहुंचते हैं और एक जादुई कैबिनेट में प्रवेश करते हैं, जहां एडविन छोटी सी लड़की को पाता है। लेकिन एंड में जब एस्टर तीनों को घेर लेती है तो क्रिस्टल उसे ट्रांस लाइक स्टेट में ले जाती है और चार्ल्स टेम्परेरी रूप से उसे पोजेस करके उससे बच जाता। लेकिन गुस्से में एस्टर उन पर बदला लेने की कसम खाती है, जबकि चार्ल्स का जुनून नाइट नर्स के खोए हुए और पाए गए ऑफिस का ध्यान अट्रैक्ट करता है। दूसरे एपिसोड में एडविन को एनैग्मेटिक कैट किंग द्वारा जांच करने के लिए बिल्लियों में से एक पर जादू का उपयोग करने के लिए बुलाया जाता है, और ऐसा लगता है कि कैट किंग ने उसके प्रति अट्रैक्शन महसूस किया है। हालांकि वो एडविन को एक केज स्पेल के साथ पनिश करता है, एक ब्रेसलेट जो उसे पोर्ट टोसेंट छोड़ने से रोकता है जब तक वो शहर की सारी बिल्लियों को गिन ना ले। हालांकि उन्होंने एक और सजा की संभावना को खुला छोड़ दिया। एडविन एक डिफरेंट टाइम से एक पर्सन होने के नाते अपने बॉडीली अर्ज के बावजूद समझने में मुश्किल होती है, इसीलिए सभी जोखिमों में शामिल होने के बावजूद टीम को कुछ समय के लिए पोर्ट टोसन में रहना पड़ेगा।
हम निको सासाकी से भी मिलते हैं, जो एक लोनर लेकिन हेड स्ट्रॉन्गर टीनेजर है और जो जेनी की बिल्डिंग में क्रिस्टल का प्रेजेंट नेबर है। निको को डैंडेलियन स्प्राइट्स से पीड़ित होने का पता चला है, जो अपनी पिंक ग्लो के साथ दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हैं और टीम उसकी मदद करने का फैसला करती है। एडविन और चार्ल्स श्राइन के प्लेस पर जाते हैं, जहां उन्हें एक स्क्रिप्चर मिलता है जो सुझाव देता है कि स्प्राइट्स को केवल एक एन्चेंटेड वेसल में ही पकड़ा जा सकता है। हालांकि उन्होंने एंसेंट वास को तोड़ दिया। चार्ल्स ने अपने स्किल्स का इस्तेमाल स्प्राइट्स किंगहम और लिट्टी को पकड़ने के लिए किया, क्योंकि क्रिस्टल ने उन्हें निको को उसके साथ बदलने के लिए मना लिया, क्योंकि निको के ऑपोजिट उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। निको और क्रिस्टल अपने कॉमन पेन को साझा करने के बाद एक दूसरे के करीब आते हैं। उनका कॉमन पेन था उनकी फैमिलीज की लालसा। निको मौत के करीब पहुंच गया है और चार्ल्स और एडविन को भी देखना शुरू कर देता है और क्रिस्टल उसे सब कुछ रिवील करने का फैसला करता है। दूसरी ओर एस्टर अपने रेवन को मॉन्टी नाम के एक डिलाइटफुल टीनेजर में बदल देती है, क्योंकि वो एग्जैक्ट रेवन जासूसी जोड़ी से लेने के लिए उस रेवन का इस्तेमाल करना चाहती है। बात करने वाला कौवा शायद सैंडमैन सीरीज के लिए एक और ट्विक है, जहां मॉर्फस के पास मैथ्यू नाम का एक बात करने वाला रेवन था। अगला मामला एमिटिविल स्टोरी लाइन से प्रेरित लगता है, जिसमें सूसन कैल्सर नाम का एक भूत जांचकर्ताओं से उसकी बहन की हत्या की जांच करने के लिए कहता है, जो 1994 में डेवलिन परिवार की मर्डर का शिकार हुई। पिता ने कुल्हाड़ी से परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे बाद में उसने अपनी भी जान ले ली। ये सस्पेक्टेड था कि उनकी पत्नी की बेवफाई से उनके साइकोटिक एपिसोड को उस्काया गया था। हालांकि जब दोनों अब अच्छी तरह से तीनों घटना के बारे में जानने के लिए हॉन्टेड हाउस जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि परिवार एक लूप में फंस गया है, जहां बार बार उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को फिर से बार बार याद करता हुआ पाया जाता है। बाद में पता चला कि सबसे बड़ी बेटी ने ह्यूस्टन में एडमिशन पाने के बाद परिवार को छोड़ दिया था और इसीलिए पेट्रियार्क ने अपनी पत्नी और दूसरे बच्चों के साथ साथ बड़ी बेटी को ब्लाइंड रेज में हत्या कर दी। चार्ल्स भी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बड़ा हुआ था, जिसमें उसके अब्यूजिव पिता ने अपनी माँ और खुद को बहुत दर्द दिया। इस तरह उस इंसान को अपनी फैमिली के साथ बार बार ब्रूटलाइजिंग करते हुए देखने के बाद, इस एक्सट्रीम पेन को महसूस करने के बाद उसे इंटरवीन करने के लिए मजबूर किया और इसने चार्ल्स को दर्द और दुख के विशेष साइकिल में फेंक दिया। इवेंचुअली क्रिस्टल और एडविन उन सभी को फ्री कराने के लिए मिलकर काम करते हैं। दूसरी ओर दो भगोड़ी आत्माएं एडविन और चार्ल्स को पुनः प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर जाने के लिए नाइट नर्स के रिक्वेस्ट को नोटरी डिपार्टमेंट द्वारा डिटेल्स की कमी के लिए खारिज कर दिया जाता है। लेकिन एक बार जब डेवलिन हत्याओं की जांच पूरी हो जाती है, तो परिवार की बंदी आत्माएं गुजर जाती हैं और परिवार की यंग डॉटर्स से आफ्टर लाइफ के लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया जाता है। वहां पहुंचने और मिजरी वर्थ को देखने के बाद दोनों हड़बड़ी में वहां से चले जाते हैं। क्रिस्टल को अपने डेमोनिक पोजीशन से लड़ना पड़ा, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो अपने दम पर इससे निपटने के लिए कैपेबल है। टीम को एक लोकल लाइट हाउस में होने वाली इनएक्सप्लिकेबल सीरियल सुसाइड्स का एक नया मामला मिलता है और जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि सभी पीड़ित अपनी लव्ड वंस के कॉल से एंटाइज्ड थे। क्रिस्टल, जो मेमोरी लॉस के कारण अपने परिवार को याद कर रही होती है, लगभग वो खींची जा चुकी होती है, लेकिन निको उसी समय पर बचा लेता है। मर्मेड्स और एक वॉशर वुमन के प्रोबेबल क्लूज के बारे में एक लोकल गिफ्ट दुकान के मालिक के साथ उनकी बातचीत टीम को सायरन लाइक बीस्ट के बारे में अधिक जानने में मदद करती है, जो अपने विक्टिम्स को इस सायरन से लुभाती है। क्रू वॉशर वुमन के साथ कम्युनिकेट करता है, जो सिचुएशन में एक समुद्री राक्षस के प्रेजेंट होने का सजेशन देती है। सिचुएशन के डिटेल्स जानने के बाद टीम फिर से ट्रैजिक मिक के एक लोकल मैजिक शॉप का दौरा करती है, जो एक वॉलरस इंसान बनने के लिए श्रापित है, जो उन्हें एंजी के बारे में बताते हैं। एक विशाल एंगलर फिश शामिल है और उन्हें एक मिस्टिक बेल प्रदान करता है, जो उसे अननेसेसरी वायलेंस के बिना सुला दे सकता है। इसी बीच नाइट नर्स अपने बूचर ओनर से अपनी प्रेजेंट पोजीशन जानने के बाद गिरोह का साथ पकड़ लेती है और जैसे ही वो एंजी को घंटी खिलाने की तैयारी करते हैं, वो एडविन और चार्ल्स को आफ्टर लाइफ में ले जाने के लिए प्रयास करती है। एडविन नर्क से भाग गया है, वहां लौटने की प्रोस्पेक्ट से वो डरता है और वो नाइट नर्स को रीजन देने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। नाइट नर्स चार्ल्स को उसके डार्क सैड पास्ट के साथ सामना कराते हुए एंग्री चार्ल्स नाइट नर्स को पीटकर चट्टान से फेंक देता है, घंटी के साथ, जिसे एंजी पूरा निगल जाता है और समुंदर में गायब हो जाता है। चार्ल्स की वायलेंट रिएक्शन क्रिस्टल को कंसर्न करती है, जो उसके लिए इमोशंस डेवलप कर रही है।
निको को जेनी के सीक्रेट एडमायरर लाइब्रेरियन मैक्सिन की पहचान का पता चलता है और दोनों के लिए एक डेट तय करने का इरादा रखते हैं। बाकी ग्रुप कॉलेज के स्टूडेंट बेसबॉल प्रोडिजीज ब्रैड और हंटर की मौत की जांच करते हैं और पता चलता है कि कैसे उनके सेल्फ ऑब्सेशन और डेस्पिकेबल एक्शंस ने दूसरे स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, क्रिस्टल को पता चलता है कि ब्रैड की जीएफ क्रिमिनल है, इस फैक्ट के बावजूद कि वो उनके भयंकर आचरण का शिकार थी। दूसरी ओर जेनी अपनी दुकान में मैक्सिन के साथ डेट के निको के प्रपोजल को अग्री कर देती है, जो अच्छी तरह से शुरू तो होती है लेकिन जल्द ही एक फ्रीक शो में बदल जाती है क्योंकि मैक्सिन खुद को एक साइकोटिक स्टॉकर के रूप में रिवील करती है। ये समझने के बाद जेनी उसे जाने के लिए कहती है और मैक्सिन उसे अपने बूचर नाइफ से मारने की कोशिश करती है क्योंकि वो ह्यूमिलिएशन सहन नहीं कर पाई। मैक्सिन हालांकि उसी दौरान एक एक्सीडेंट में उसकी मौत भी हो जाती है। जेनी की एंजाइटी और इनसिक्योरिटी अब और खराब हो जाती है और निको पूरी घटना के लिए खुद को दोषी ठहराती है। मॉन्टी और एडविन हर मीटिंग के बाद क्लोज आते जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना फर्स्ट केस शेयर करते हैं, एडविन स्वीकार करता है कि वो मॉन्टी के जैसे सेम फील नहीं करता है। एस्टर की कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने के बावजूद मॉन्टी ने एडविन के लिए एक जेन्युइन फीलिंग महसूस की और रिफ्यूजल उसके दिल को चीर देता है। क्रिस्टल डेविड द्वारा हॉन्टेड होती रहती है और इसे रोकने की कोशिश में वो मिक की सहायता लेती है, जो उसे एक एन्चेंटेड हार्ट देता है जो उसकी मदद करेगा। हालांकि ये आइटम का उपयोग करने के बाद हॉन्टिंग बंद हो जाती है, लेकिन क्रिस्टल को साइकिक एबिलिटीज भी गायब हो जाती है। मॉन्टी एस्टर के कमांड पर एडविन और चार्ल्स को अपने खोए हुए भूत दोस्त ग्लैडिस और जासूसों की खोज करने का दावा करते हुए जंगल में ले जाता है। इस बात से अनजान कि क्रिस्टल ने अपनी शक्तियों को खो दिया है, उसे उनके साथ जुड़ने के लिए इन्वाइट किया जाता है। जैसे ही दस्ता तितर बितर होता है, एडविन मॉन्टी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो स्वीकार करता है कि वो जानता है कि एडविन अपने सबसे अच्छे दोस्त चार्ल्स के अलावा किसी और से प्यार नहीं करता है। जल्द ही कैट किंग एडविन से मिलने जाता है, पूरी योजना का खुलासा करता है, जिसमें एस्टर का इरादा दोनों को एक जाल में खींचने का है। एक डिवास्टेटेड एडविन क्रिस्टल और चार्ल्स को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है, लेकिन एस्टर इवेंचुअली मॉन्टी की ह्यूमन फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने के बाद उनका साथ पकड़ लेती है, उन पर एक फॉरेस्ट एलिमेंटल क्रिएचर को छोड़ देती है। जैसे ही दोनों इविल मशरूम द्वारा खींचे जा रहे थे, क्रिस्टल अपने फ्यूचर के बारे में वॉशर वुमन की एनेग्मेटिक एडवाइस को याद करती है और भीतर से एक ट्रिप पर निकलती है, जो उसे एक एस्ट्रल डिमेंशन की ओर ले जाती है, जहां वो अपने पूर्वज के साथ बातचीत करती है। ताकत के एक नए स्रोत के साथ क्रिस्टल अपने साइकिक एबिलिटीज को और भी बड़े रूप में पुनः प्राप्त करती है। फॉरेस्ट एलिमेंटल एस्टर को अपने साथ ले जाने के लिए मना लेता है। हालांकि जब वो लौटते हैं तब वो देखते हैं कि नाइट नर्स काशी नाम के एक दूसरे इंसान के हेल्प से एनजी के पेट से भागने के बाद ग्रुप में लौट आती है, लेकिन इससे पहले कि वो जासूसों को इवैल्यूएशन के लिए अपने डिपार्टमेंट में वापस कर सके, एडविन को अचानक नरक में वापस ले जाया जाता है क्योंकि एक प्राणी अंदर आता है और लड़के को अपने साथ ले चला जाता है। अपने साथी को नर्क से वापस लाने के लिए बेताब चार्ल्स उसी नर्क में प्रवेश करने की अनुमति देने के बदले में नाइट नर्स के साथ लौटने के लिए एक समझौता करता है। क्रिस्टल उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन चार्ल्स उसे रोकता है और संभावित खतरे का हवाला देते हुए अकेले जाने पर जोर देता है। गुस्सा होकर क्रिस्टल नर्क में प्रवेश पाने में डेविड की मदद लेने का फैसला करती है और जेनी चिंता से उसका पीछा करती है। डेविड पोजेस करके जेनी को अपने कब्जे में कर लेता है और क्रिस्टल तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। दूसरी ओर क्रिस्टल डेविड को अपने एस्ट्रल वर्ल्ड में दफनाने के लिए अपनी नई एबिलिटीज का इस्तेमाल करती है। स्फेरिकल ऑर्ब्स के आकार में उसकी स्टोलन मेमोरीज को रिकवर करती है और जेनी को बचाती है। नर्क में डिफरेंट भयानक अत्याचारों से पीड़ित होने के बाद एडविन निराशा से मिलता है और इवेंचुअली चार्ल्स द्वारा बचाया जाता है। जैसे ही वो नर्क से बाहर आता है, एडविन चार्ल्स के लिए अपने अफेक्शन को स्वीकार करता है, जो स्वीकार करता है कि जबकि वो उस तरह से महसूस नहीं करता जिस तरह से चार्ल्स महसूस करती है, पर एडविन की जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त चार्ल्स है। चार्ल्स इवेंचुअली एडविन को नर्क से बचाता है और निको की क्विक दिमाग का भी शुक्रिया। टीम एक बार फिर नाइट नर्स को बरगलाने का प्रबंध करती है, जिससे भूत दोस्तों को मॉर्टल रेल्म में एक साथ कुछ समय बिताने का और मौका मिलता है। इसी बीच लगभग मौत से बचने के बाद जेनी भी दोनों को देखना शुरू करती है। दूसरी ओर एस्टर एलिमेंटल रेल्म से लौटती है और कैट किंग को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देती है। 9 लोगों में से तीसरा मौत। ये जानने के बाद कि एडविन नर्क से बच गया है, वो उसे टॉर्मेंट करने के लिए एक नया डिवाइस बनाने और उसे और भी शक्तिशाली बनाने के लिए उसके पेन को एक्सट्रैक्ट करने की योजना बना रही है।
क्रिस्टल अपनी यादों को निगल जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट उसके सोशलाइट माता पिता उसे याद नहीं करते और वो आमतौर पर बहुत ही ऑफुल पर्सन है। सच्चाई का सामना करने में असमर्थ वो चीजों को सुलझाने के लिए अपने लंदन के घर लौटने का फैसला करती है। जैसे ही एस्टर दो भूतिया साथियों को अपहरण करती है, निको और क्रिस्टल कैट किंग से मिलने जाते हैं, जो एस्टर के पूर्व जीवन और लिलिथ के साथ उसके लिंक का खुलासा करता है, जो गॉडेस है रॉन्ग्ड वुमेन की, जिससे उसे इमॉर्टलिटी का गिफ्ट मिला है, लेकिन उसकी उम्र बढ़ने की स्थिति स्थिर रहती है। एस्टर हमेशा के लिए यंग रहने के लिए अपने तहखाने में एक जादुई विशाल सांप को खिलाती है। निको और क्रिस्टल मिक से मदद की भीख मांगते हैं और वो उसे एक टोटेम देते हैं क्योंकि निको बहुत परसिस्टेंट है। जैसे ही निको और क्रिस्टल विच को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, चार्ल्स मॉन्टी की हेल्प से भाग जाता है, जो एक बार फिर कौवे में बदल गया है। क्रिस्टल ईस्टर के विचारों के साथ एक टेलीपैथिक संबंध बनाता है और अनुरोध करता है कि लिलिथ के विच के मैलिशियस एक्शन के बारे में रिपोर्ट करे। चार्ल्स एक जादुई तलवार से सरपेंट मारता है और ईस्टर को एंड में लिलिथ द्वारा खींचा जाता है। पूरा ग्रुप उसकी मौत का शोक मनाने के लिए निको के अपार्टमेंट में फिर से जुड़ता है और नाइट नर्स अंत में एडविन और चार्ल्स को आफ्टर लाइफ वापस ले जाने के लिए आती है, इस बार उसके बॉस के साथ। हालांकि मरे हुए इंसानों के रूह को जस्टिस देने के मामले में टीम द्वारा किए गए सभी अद्भुत कामों को ध्यान में रखते हुए सुपीरियर ने उनसे नाइट नर्स को अपने असिस्टेंट के रूप में नियुक्त करने के लिए मॉर्टल रेल्म में काम करने का ऑफर करते हैं। चार्ल्स और एडविन को राहत मिलती है कि उन्हें अब नर्क में वापस जाने के लिए नहीं कहा जाएगा और उनके ऊपर कोई खतरा भी नहीं है। एडविन इवेंचुअली क्रिस्टल को अपनी जासूसी एजेंसी का सदस्य के रूप में स्वीकार करता है और पहले सीजन के अंतिम क्षणों में हमें पोलर रीजन में एक इग्लू दिखता है, जहां डैंडेलियन स्प्राइट्स किंगहम और लिटी को एक दूसरे व्यक्ति के साथ देखा जाता है, जो निको ही होना चाहिए, और व्यक्ति के हाथ में मिक का टोटेम इस बात का सबूत होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नेटफ्लिक्स पर डेड बॉय डिटेक्टिव्स देखने के आपके एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही फिल्म या सीरीज से जुड़े कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।